तो लास्ट सेशन में हम देख रहे थे अबाउट आवर जावा एंड आवर ओल्डर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी सी प्लस प्लस। तो जावा जो है वो सन माइक्रो सिस्टम की डेवलप्ड लैंग्वेज है, जो कि जेम गोसलिंग टीम ने जो है वो डेवलप की है। फर्स्ट वर्जन उसका 1995 में जो है वो यहाँ पर आया था मार्केट में ये। और ये अब ये ओरेकल के पास में रहे हैं, ये सन माइक्रो सिस्टम को टेक ओवर कर लिया ओरेकल ने। तो जो भी डॉक्यूमेंटेशन है जावा से रिलेटेड सब ओरेकल से मिलेगा ये। तो हिरार्की ये है कि पहले सी लैंग्वेज थी, उसमें कॉन्सेप्ट आया स्ट्रक्चर का, और उसी को ये आगे क्लास में कन्वर्ट किया स्ट्रक्चर को ये। अब ये स्ट्रक्चर के अंदर ही जो है वो हम लोग डेटा को डिफाइन करते हैं, बट उसके बाद में डेटा को डिफाइन करने के बाद उसके अंदर फंक्शन भी ऐड किए, और इसी को आगे जावा में जो हम लोग क्लास क्रिएट करते हैं और इम्प्रूव किया। तो सी सी प्लस प्लस में ये प्रॉब्लम थी। बेसिकली सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो मदर ऑफ ऑल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। सी सी प्लस प्लस उसका सी प्लस प्लस उसका एनहांसमेंट है। बट यहाँ पर जो है ये प्लेटफॉर्म दोनों के एग्जीक्यूशन करने के सेम है। तो यहाँ पर मेमोरी रिलेटेड मैनेजमेंट हमको खुद को करना था। यहाँ पर डेटा स्ट्रक्चर खुद को मेंटेन करना, एवरीथिंग वी हैव टू टेक केयर। मेमोरी भी क्रिएट करो और डेटा स्ट्रक्चर भी मेंटेन करो, और उसके बाद मेमोरी भी खुद को डिस्ट्रॉय करना है। सब कुछ हमको प्रोग्रामिंग के थ्रू करना है। तो ये होते हैं हमारे मेमोरी से रिलेटेड एफर्ट। फिर यहाँ पर पॉइंटर कॉन्सेप्ट है, जो कि यहाँ पर काफ़ी कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं किसी अदर डेवलपर्स के लिए। हाँ, फिर ऑपरेटर ओवरलोडिंग। तो इस टाइप की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो सिस्टम प्रोग्रामिंग के लिए तो ठीक है, बट एंटरप्राइज एप्लीकेशन के लिए जहाँ पर काफ़ी सारे डेवलपर और साथ में काम करते हैं, और जहाँ पर इटरेशन रेट ज़्यादा रहता है, जैसे कि किसी भी तरीके की कंपनी है वहाँ पर एक प्रोजेक्ट पे मल्टीपल डेवलपर्स काम करते हैं, और जो बाद में वो स्विच करते हैं, चेंज करते हैं, तो फिर नए नए डेवलपर्स आते हैं, तो उनको अंडरस्टैंड करना भी रहता है ये। तो काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाता है यहाँ पर ये कोर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ही। तो कोर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो यूज़ होती है, बट वो सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में होती है, जहाँ पर हम लोग डिवाइस ड्राइवर वगैरह क्रिएट करते हैं, वहाँ पर ज़्यादा यूज़फुल है ये। या कुछ स्टैंड अलोन टाइप का एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं। स्टैंड अलोन में हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के लेवल पे आते हैं नोट पैड और लाइक म्यूज़िक प्लेयर, जो भी हमारे सिस्टम के अंदर सॉफ्टवेयर होते हैं। बट अभी हमको जो जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो हम लर्न कर रहे हैं। जावा से हम लोग स्टैंड अलोन एप्लीकेशन भी वैसे क्रिएट कर सकते हैं, बट करते नहीं है। जावा ज़्यादा फेमस जो है वो एज ए वो एंटरप्राइज एप्लीकेशन के लिए। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की अपनी एक बिजनेस कैपेबिलिटी होती है। तो पाइथन भी एक लैंग्वेज है, पाइथन से भी हम लोग वेब एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हैं, एंटरप्राइज एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन पाइथन ज़्यादातर उसका जो यूज़ होता है वो डेटा साइंस के अंदर होता है, जहाँ पर हम लोग कैलकुलेशन एनालिटिक्स परफॉर्म करते हैं। पाइथन वहाँ पर ज़्यादा बेटर परफॉर्म करती है। तो सारी लैंग्वेजेस सभी जगह यूज़ हो सकती है, बट सबका अपना अपना एक एरिया होता है। तो जावा मोस्टली बैंकिंग डोमेन में एज ए बैकएंड सिस्टम में ज़्यादा यूज़ करते हैं जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ये। तो जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की ये थोड़ी सी ये क्या ये हिस्ट्री है यहाँ पर ये। फिर हम लोग यहाँ पर देखते हैं आगे कि जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है यहाँ पर उसके फीचर क्या क्या है। तो जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आई है, तो बीच में हमारे पास में जेवीएम आया है। तो जेवीएम का एक इंटरमीडिएट सॉफ्टवेयर है जो कि हमारे लिए मेमोरी मैनेजमेंट करता है, जो कि यहाँ पर हमारे लिए जो है ये सब एज ए डेवलपर कॉम्प्लेक्स हो जाता है, क्योंकि हमें क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के साथ में यदि हम ये भी करने लगेंगे तो हमारे पे ओवरहेड आएगा ये। तो क्लाइंट को बिजनेस करना है, तो उसके अकॉर्डिंगली प्रोग्रामिंग करने के अलावा भी एक्स्ट्रा एफर्ट मारने पड़ेंगे। तो जावा में ये एफर्ट नहीं लगाना है, वो सब हमारा जेवीएम देखता है। जस्ट हमको जो भी हमारा बिजनेस लॉजिक है उसको राइट करना है यहाँ पर। तो ये सब जो एफर्ट है वो हमारे बिहाफ पे कौन लगाता है, ये जेवीएम लगाता है। बट एज ए कंपनी में डेटा स्ट्रक्चर पूछा जाता है, बिकॉज ये हमारी थिंकिंग को बताता है कि हम कितने अच्छे से प्रोग्रामिंग के लेवल पे डेटा को मैनेज कर रहे हैं, कब कौन सा पर्टिकुलरली डेटा स्ट्रक्चर को लगा रहे हैं ये, जिससे कि मेमोरी का प्रॉपरली यूटिलाइज हो,
क्योंकि प्रोग्रामिंग के लेवल पे हमें ऑपरेशन परफॉर्म करने पड़ते हैं। तो ऑलवेज हम प्रोग्रामिंग के लेवल पे ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, हम डेटा को क्रिएट करते हैं वहाँ पर। फिर डेटा के अंदर हम लोग पर्टिकुलरली जो भी हमने क्रिएट किया है हमारे वेरिएबल को, तो उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, डेटा को इंसर्ट करते हैं, डेटा को डिलीट करते हैं, डेटा को वहाँ पर मॉडिफाई करते हैं, डेटा को हम रीड करते हैं, फिर इंसर्ट करते हैं। तो या तो हमारा वो क्या होता है कि वो सिंगल डेटा होता है या मल्टीपल डेटा होता है। जब सिंगल डेटा रहेगा हमारे पास में तो हमारा एक वेरिएबल से काम होगा। जब हमारे पास में मल्टीपल डेटा रहेगा, जब हमें डेटा स्ट्रक्चर जो है वो क्रिएट करना पड़ेगा। अब वो डेटा स्ट्रक्चर भी जो होंगे वो हमारे पास में वो भी दो टाइप की कैटेगरी में आते हैं, लीनियर नॉन लीनियर। तो उसी के अंदर सब अरे लिस्ट, लिंक लिस्ट सब उसी कैटेगरी में आते हैं। नॉन स्ट्रक्चर में हमारे पास में आता है ट्री। तो ये सब जो है वो डेटा को मैनेज करने के तरीके हैं एज ए प्रोग्रामिंग लेवल लेवल पे यहाँ पर। तो यहाँ पर जो भी डेटा स्ट्रक्चर जो है वो हमको खुद को ही यहाँ पर क्रिएट करना पड़ता है। डेटा को डिफाइन भी करना है विद द हेल्प ऑफ स्ट्रक्चर और सी प्लस प्लस में क्लास में। और उसको वहाँ पर क्रिएट भी करना है पूरा के पूरा, उसका भी लॉजिक राइट करना है। जो भी हम लोग डेटा स्ट्रक्चर जो भी यहाँ पर क्रिएट करेंगे तो वो सिंगल रहेगा तो वेरिएबल में रखेंगे, बहुत सारा डेटा रहेगा तो फिर ये मेलॉक केलॉक के थ्रू हमको मेमोरी क्रिएट करना है उसके लिए। अभी हम उसमें यदि लिंक्ड लिस्ट बना रहे हैं तो फिर प्रोग्रामिंग करो और उसके अंदर ही अपना बिजनेस लॉजिक जो भी है वो उसके अंदर फिट करो यहाँ पर। तो ये सब एफर्ट लगाने हैं यहाँ पर ये। लेकिन यदि हम लोग जावा का यूज़ करते हैं तो जावा के अंदर जस्ट हमको क्या करना है, डेटा को डिफाइन करना है विद द हेल्प ऑफ क्लास। क्लास के अंदर हम लोग डेटा को डिफाइन करते हैं और डेटा स्ट्रक्चर वाला पार्ट है वो हमको दिया हुआ है ऑलरेडी इन द फॉर्म ऑफ द कलेक्शन। तो जावा के अंदर काफ़ी सारी हमारे पास में क्या है, ये फैसिलिटी है यहाँ पर ये। तो अब हम लोग बात करते हैं जावा के फीचर में और या फिर देखते हैं जावा का इंस्टॉलेशन कैसा करते हैं। तो जावा का फीचर जो रहेगा, सबसे पहले तो जावा इज ए सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो जावा सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है क्योंकि जावा ने इसको ओवरकम किया है यहाँ से ये मेमोरी मैनेजमेंट, पॉइंटर, ऑपरेटर ओवरलोडिंग, जो कि कॉम्प्लेक्स भी है। और एज ए क्या होती है वो काफ़ी कंफ्यूजन भी क्रिएट करती है। ऑपरेटर ओवरलोडिंग जो है वो सभी को इतना इजीली अंडरस्टैंड नहीं होता है, काफ़ी क्या कोड को अंडरस्टैंड करना पड़ता है और काफ़ी कॉम्प्लेक्स कोड होता है तो उतना टाइम लगेगा यहाँ पर। तो ये जावा जो है वो इसके कंपैरिजन में सिंपल है क्योंकि यहाँ पर मेमोरी मैनेजमेंट जो है वो सब कुछ कौन देख रहा है, हमारा जेवीएम देख रहा है बीच में, इंटरमीडिएट सॉफ्टवेयर जेवीएम है यहाँ पर ही। फिर जावा जो है वो एज ए प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। तो जावा का प्रोग्राम जो है वो किसी भी मशीन पर जो है वो हम जो है वो एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है इन रिस्पेक्टिव ऑफ कंपाइलेशन। हम जावा का प्रोग्राम कहीं भी रन कर सकते हैं और उसको कंपाइल कर सकते हैं। और वो कंपाइल वाला प्रोग्राम जो है उसको हम कहीं भी रन कर सकते हैं जेवीएम पे, उस मशीन पर जेवीएम होना चाहिए, बट जेवीएम जो है वो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होता है। हर ऑपरेटिंग सिस्टम का जेवीएम अलग रहेगा, विंडो के केस में अलग रहेगा, लिनक्स के केस में अलग रहेगा। जेवीएम प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है, उसके ऊपर हमारा डॉट क्लास फाइल एग्जीक्यूट होगा। तो जब हम प्रोग्राम राइट कर रहे हैं उसको कंपाइल कर रहे हैं, बस उस पर्सपेक्टिव से जो है वो हम लोग प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। हमारा प्रोग्राम किसी भी प्लेटफॉर्म पर रन कर सकता है जिस पर जेवीएम है। बस जो हमारा जो हमने रिटर्न किया हुआ है उसको हम लोग किसी प्लेटफॉर्म में जो है वो रिटर्न करके उसको हम लोग कंपाइल कर सकते हैं यहाँ पर ये। तो जावा जो है वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है इन रिस्पेक्टिव ऑफ कंपाइलिंग। कंपाइल
करने के बाद जो डॉट क्लास फाइल है वो कहीं भी एग्जीक्यूट हो सकता है। लेकिन जब रन करोगे तो जेवीएम जो रहेगा वो ऑपरेटिंग सिस्टम डिपेंडेंट रहेगा। हर ऑपरेटिंग सिस्टम का डिफरेंट जेवीएम आता है, इसलिए जब भी जावा का इंस्टॉलेशन देखोगे यहाँ पर, तो यहाँ पर दिखेगा यहाँ पर ये कि ये लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम का अलग से जावा है, ये मैक का अलग से है, विंडो का अलग से। तो ये इसीलिए अलग अलग है कि ये यहाँ पर जो हमारा जेवीएम है वो डिफरेंट रहेगा डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे। यहाँ पर कंपाइल वो किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में करवा सकते हो, उसका प्रॉब्लम नहीं है। बट जब यहाँ पर एग्जीक्यूट करना रहेगा वहाँ पर हमारा प्लेटफॉर्म, यहाँ पर जेवीएम जो होना चाहिए वो डिफरेंट होगा यहाँ पर। ये हो गया प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। देखते हैं उसको आगे डिटेल में। फिर जावा जो है वो रोबोस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब रोबोस्ट का मतलब ये है कि यहाँ पर ये क्या करता है कि ये ऑटोमेटिक जो है वो मेमोरी मैनेजमेंट जो है वो करता है। जो मैं ती स्टोरी बता रहा हूँ मैं, ये यहाँ पर क्या है कि ऑटोमेटिकली मेमोरी मैनेजमेंट यहाँ पर होता है। रोबोस्ट का मतलब है बहुत सारी चीज़ें वो ऑटोमेटिकली करता है एक प्रोग्रामिंग के अंदर जो जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है। तो यहाँ पर जो है वो उसको पहले से ही यहाँ पर डिफाइन किया हुआ है, पहले से ही उसके अंदर वो मैकेनिज्म वहाँ पर क्रिएट किए हुए हैं। यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली मेमोरी मैनेजमेंट है, जैसे गार्बेज कलेक्टर जो है वो उसके अंदर काम कर रहा है यहाँ पर गार्बेज कलेक्टर। तो गार्बेज कलेक्टर जो है ये इसके अंदर काम करता है हमारे जेवीएम के अंदर। तो ऑलरेडी कुछ पहले से प्रोग्राम रिटर्न है उसके अंदर। हमारे जावा वर्चुअल मशीन के अंदर चीज़ें पहले से डिफाइंड है, हम उसके टॉप पर हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज राइट कर रहे हैं और उसके अंदर पास कर रहे हैं। सब कुछ हम मैनेज नहीं कर रहे हैं, काफ़ी चीज़ें हमारे बिहाफ पे जो है वो जेवीएम हैंडल कर रहा है यहाँ से। ये तो मेमोरी मैनेजमेंट है, वो पर्टिकुलरली पहले से डिफाइंड है। फिर जावा में कॉन्सेप्ट आएगा एक्सेप्शन हैंडलिंग। इंटरव्यू में काफ़ी चीज़ें पूछी जाती है एक्सेप्शन हैंडलिंग। एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या है, कंपाइल टाइम एक्सेप्शन क्या है, रन टाइम एक्सेप्शन क्या है। तो एक्सेप्शन इज नथिंग बट ए इंटरप्शन। तो कोई भी प्रोग्राम जब एग्जीक्यूट हो रहा है तो हम जावा का कोड लिखेंगे, किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कोड लिखेंगे, तो उसके अंदर क्या होंगे यहाँ पर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो होंगे वो इंटरनली एग्जीक्यूट होते हैं। प्रोग्राम के अंदर काफ़ी सारे इंस्ट्रक्शन होते हैं जो कि एग्जीक्यूट होते हैं। अब किसी रीज़न से किसी भी, ये जब इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रहे हैं किसी रीज़न से यहाँ पर क्या हो गया है कि हमारा एप्लीकेशन जो है वो यहाँ पर वो इंटरप्शन आता है, इशू आता है किसी भी तरीके का, जिसको कि हम लोग एक्सेप्शन बोल सकते हैं या एरर बोलते हैं। ऐसी दो चीज़ होती है जिसके कारण तुम्हारा प्रोग्राम जो है वो एबनॉर्मली टर्मिनेट हो जाएगा, यहाँ से उसके आगे एग्जीक्यूट नहीं होगा। अब वो लॉजिक से रिलेटेड भी हो सकता है और वो मेमोरी से रिलेटेड भी हो सकता है। तो मेमोरी से रिलेटेड होगा तो वो हार्डवेयर से रिलेटेड होगा हमारे, सॉरी जेवीएम से रिलेटेड होगा हमारे वो। और यदि वो लॉजिक से रिलेटेड होगा हमारे ये, तो हमारी प्रोग्रामिंग के अंदर ही, हमारे लॉजिक के अंदर ही कुछ पर्टिकुलरली इशू है ये। उस केस में हमें क्या करना पड़ता है, एक इंटरप्शन जनरेट होता है यहाँ पर। वो जेवीएम के अंदर एक इंटरप्शन जनरेट होता है, जब भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हैं तो वहाँ पर एक इंटरप्शन जनरेट होता है। तो उस इंटरप्शन को यहाँ पर हमारा जो है प्रोग्राम जो है वो आइडेंटिफाई करता है यहाँ से, ये हमारा जेवीएम, और उसको वो थ्रो करता है वहाँ से वो उस इंटरप्शन को वो। तो वो एक्सेप्शन हैंडलिंग टॉपिक में आता है वो। तो जिससे क्या होता है कि किस लाइन पर वो आया है और उसकी हमें इंफॉर्मेशन मिलती, जेवीएम सारी इंफॉर्मेशन देता है प्रोग्राम के अंदर, इस लाइन पर ये प्रॉब्लम आया है। तो हमें क्या होता है कि
जब भी हम जो कि बिजनेस लॉजिक राइट करते हैं, तो बिजनेस लॉजिक राइट करने में कुछ हम लॉजिकल जो है वो वहाँ पर इशू आ सकते हैं हमको। जैसे कि हम लोग कहाँ पर कोई बिजनेस लॉजिक राइट कर रहे हैं, और बिजनेस लॉजिक राइट करने में हमारे हमने कुछ डिवीजन का यहाँ पर लॉजिक राइट किया, और डिवीजन में हो रहा है 10/0, ऐसा कुछ इनपुट आ रहा है कि जो डिवाइडेड जो है यहाँ पर 0 जा रहा है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये इन्फिनिटी लूप में चले जाएगा यहाँ पर ये, क्योंकि इसका रिस्पॉन्स इन्फिनिटी होता है यहाँ पर ये। तो यहाँ पर लॉजिक जो है हमारा ब्रेक हो जाएगा यहाँ पर। फिर हम क्या करते हैं कि ये एक अरे क्रिएट करते हैं। अभी आगे टॉपिक आएगा अरे। अरे का साइज हमने 5 रखा, लेकिन हम क्या कर रहे हैं कि जो अरे के 6th नंबर की जो लोकेशन है वहाँ पर हम लोग कोई वैल्यू को क्या कर रहे हैं, वहाँ पर हम लोग पुट कर रहे हैं यहाँ पर। तो उस केस में भी क्या होगा, हमारे पास में क्या होगा, एक इंटरप्शन जनरेट होगा। तो जो भी चीज़ प्रोग्रामिंग के लेवल पर जो भी चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं है, तो वो लॉजिक यदि एग्जीक्यूट होता है, तो उस केस में हमारा प्रोग्राम जो होता है एबनॉर्मली टर्मिनेट हो जाता है, वहाँ पर वो प्रोग्राम को एग्जीक्यूशन ब्रेक हो जाता है, उसके आगे का जो कोड है वो ब्रेक नहीं होता है। इसी को बोलते हैं हम लोग एक्सेप्शन जनरेट होना। एक्सेप्शन इज नथिंग बट ए इंटरप्शन बिकॉज ऑफ अवर बिजनेस लॉजिक। तो ऐसे बहुत सारे एरिया रहते हैं प्रोग्राम में जहाँ पर जो जहाँ से हमारा प्रोग्राम जो होता है वो टर्मिनेट कर जाएगा, उससे आगे वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, एक इंटरप्शन आ जाएगा। तो ये ब्यूटी है जावा की, कि यदि किसी भी तरीके का इशू आता है हमारे पास में, तो वहाँ से प्रोग्राम टर्मिनेट होता है, और टर्मिनेट होने के बाद में वो इन्फॉर्मेशन हमको मिलती है एक्सेप्शन हैंडलिंग के अंदर। तो एक्सेप्शन हैंडलिंग टॉपिक आएगा जब मैं वो एक्सप्लेन करूंगा। उसके अंदर ट्राई ब्लॉक होता है, केज ब्लॉक होता है। केज ब्लॉक के अंदर हम लोग उस एक्सेप्शन को क्या करते हैं, केज करते हैं, और उससे इन्फॉर्मेशन निकालते हैं। तो एडवांटेज ये मिलता है इसका, क्योंकि विथाउट इंटरप्शन, विथाउट हमारा जो बिजनेस लॉजिक जो है उसके अंदर के ऐसे इनपुट आते हैं जहाँ पर हमको प्रोग्राम को जो है वो टर्मिनेट करना पड़ेगा, वो हमारी रिक्वायरमेंट ही रहती है कि ये इनपुट वो है वो एप्लीकेबल होंगे, ये नहीं होंगे। इस केस में क्या होगा, तो ऐसे काफ़ी सारे एरिया रहेंगे जहाँ पर तुमको प्रोग्राम को टर्मिनेट करना ही पड़ेगा वहाँ से ये। तो उसको टर्मिनेशन जहाँ पर भी हुआ है प्रोग्राम का, जहाँ पर भी उसका जो एग्जीक्यूशन है वो ब्रेक हुआ है, उसके बाद में क्या होता है कि वो ब्रेक हुए प्रोग्राम की इंफॉर्मेशन निकालना भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि क्या होता है, जब रियल टाइम एप्लीकेशन क्रिएट होते हैं तो उसके ऊपर बहुत सारे ऐसे इशू आते हैं, क्योंकि उसको बहुत सारे यूज़र एक्सेस कर रहे होते हैं। तो वो हर यूज़र के इनपुट में प्रॉब्लम हो सकती है, किसी यूज़र के ऐसे इनपुट हो सकते हैं कि उसके आगे जो है हमें वो एक्सेप्शन आ सकता है यहाँ पर ही। तो एक्सेप्शन हैंडलिंग एक टॉपिक है जो जावा ने दिया है, जिससे कि क्या होता है कि हम लोग इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किस लाइन पर जो है वो हमें वो इशू आया है ये। अब यदि सिमिलरली यदि हम लोग उसको ये C++ में देखें, तो यदि किसी भी लाइन पे हमारा यदि कोड ब्रेक हुआ है, तो यहाँ पर डिबग करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। कोड में किस रीज़न से आया है उसको हमको फाइंड आउट करना है, क्यों आया है। और ये बहुत ये हॉट टॉपिक है ये, क्योंकि एप्लीकेशन में इशू आएगा ही आएगा, किसी ना किसी रीज़न से एप्लीकेशन ब्रेक होगा ही, लॉजिक ब्रेक होगा ही। जो भी इनपुट दोगे, जरूरी नहीं है कि सभी के लिए वो लॉजिक काम करेगा। तो कौन सा इनपुट जो हो वो देना है, कौन सा नहीं देना है। तो हम क्या करते हैं, जब भी लॉजिक राइट करते हैं तो इफ एल्स की कंडीशन इसलिए लगाते हैं कि क्या चीज़ अलाउ है, क्या चीज़ अलाउ नहीं है। कभी कोई चीज़ अलाउ नहीं है, उसके ऊपर कंडीशन हम लगाना भूल गए, तो प्रोग्राम जो होगा हमारा वहाँ पर क्या होगा, वो टर्मिनेट होगा वहाँ से, डेफिनेटली वहाँ से टर्मिनेट हो जाएगा वहाँ से, उसको जेवीएम एक्सेप्ट नहीं करेगा वहाँ पर। और प्रोग्राम यदि टर्मिनेट हो गया, तो वो टर्मिनेशन का जो है हमारे पास में डिटेल आएगा, जेवीएम हमको क्या करता है, उसकी सारी डिटेल देता है, जिससे कि हम क्या कर सकते हैं, इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं किस लाइन पर उसको फिक्स कर सकते हैं कोड को यहाँ पर। ये अब ये ब्यूटी है जावा की ये। तो रोबोस्ट का मतलब ये होता है कि काफ़ी सारे मैकेनिज्म एक प्रोग्रामिंग के लेवल पे जो आते हैं, जो हमको एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने पड़ते हैं, तो वो हमको यहाँ पर पहले से अवेलेबल है। कभी एरर C++ के एप्लीकेशन में आएगा तो बहुत टाइम लगेगा, मेमोरी मैनेजमेंट खुद से करो तो उसमें भी टाइम लगेगा।
तो ये रोबोस्ट होने से क्या होता है कि ये जो है वो हमको यहाँ पर ये इंटरनली दिया हुआ है, जिससे कि हम लोग स्मूथली क्या कर सकते हैं, कोडिंग कर सकते हैं और काफ़ी फास्ट कोडिंग कर सकते हैं। तो जावा जो है वो सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जिसमें कि सीधे सीधे कोड करना है। अब जावा में कोड करोगे तो सीधे क्लास डिफाइन करना है, वेरिएबल डिफाइन करना है, मेथड डिफाइन करना है और अपना लॉजिक राइट करना है। अब यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्सिटी है डेटा स्ट्रक्चर की या पॉइंटर्स की, वो हमारे पास में नहीं है। तो एसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किसी को भी अंडरस्टैंड करने के लिए क्या होती है, कन्वीनियंट होती है ये। तो इट इज़ अ सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इट इज़ अ रोबस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इस पे कुछ क्वेश्चन है रोबोस्ट पे? फिर जावा जो है वो उप्स को सपोर्ट करता है। तो जो उप्स जो है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम, तो ये एक तरीके का हमारे पास में जो है ये उप्स के प्रिंसिपल है यहाँ पर ये। तो कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसमें ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यदि ऑब्जेक्ट है तो वो उप्स प्रिंसिपल सपोर्ट कर सकता है। अब ये जरूरी नहीं है कि उप्स के सारे प्रिंसिपल जो है वो सपोर्ट कर जाए। तो उप्स के हमारे पास में जो भी फीचर होते हैं यहाँ पर एब्स्ट्रैक्शन, पॉलीमॉर्फिज्म, एपीआई, एब्स्ट्रैक्शन, पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस, एनकैप्सुलेशन। अब ये उप्स के क्या है, ये फीचर है। ये यदि कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यदि ऑब्जेक्ट है तो वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन फीचर को सपोर्ट कर सकती है, जरूरी नहीं करेगी सारे के सारे फीचर। कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो कुछ फीचर को सपोर्ट करेगी, कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो सारे फीचर को सपोर्ट करेगी। तो उसमें जो जावा है और जावा के अंदर ऑब्जेक्ट है, तो जावा में हम क्लास क्रिएट करते हैं और क्लास से ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। तो क्लास बेस्ड प्रोग्रामिंग के उप्स के सारे फीचर को अडॉप्ट करने की ज़्यादा संभावना रहती है यहाँ पर। तो जावा इज़ ए वन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो उप्स के सारे फीचर को सपोर्ट करती है। तो जावा में भी ऑब्जेक्ट है, लेकिन वो ऑब्जेक्ट क्लास से क्रिएट हो रहा है। तो क्लास से जो ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, तो उसमें उसके सारे फीचर को अडॉप्ट करने की यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये संभावना है। तो जावा बेस्ड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जावा बेस्ड जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो उसके सारे फीचर को क्या करती है, वो यहाँ पर जो है वो सपोर्ट करती है यहाँ पर ये। तो उप्स एक प्रिंसिपल है जिसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉलो करती है। वो जावा हो सकती है, डॉट नेट हो सकती है, पाइथन हो सकती है, कोई भी हो सकती है। यदि उन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के पास में कैपेबिलिटी है ऑब्जेक्ट की, उस यदि उस सभी में ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहे हैं, तो वो ये सारे के सारे फीचर को वो अडॉप्ट कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। तो यदि कोई सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सारे के सारे फीचर को अडॉप्ट कर सकती है तो हम उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो जावा इज सारे होना चाहिए, सारे होना चाहिए, तभी वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होगी। उप्स एक प्रिंसिपल है, उप्स कोई लैंग्वेज स्पेसिफिक नहीं है। उप्स का मतलब ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम। यदि किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ऑब्जेक्ट है तो वो ये उसके अंदर ये फीचर हो सकते हैं। ये सारे फीचर होने की संभावना है। सिर्फ ये तो जो फोर पिलर है, ये तो बेसिक है, और भी फीचर होते हैं। तो ये मेन है जिसमें कि तो वो फीचर को वो अडॉप्ट कर सकती है, जरूरी नहीं कि वो करेगी। यदि लैंग्वेज में ऑब्जेक्ट है तो जरूरी नहीं कि वो कर ही लेगी वो सारे के सारे वो। तो यदि वो करती है तो ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो जो जावा जो है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, वो उप्स के सारे फीचर को सपोर्ट करती है। और यदि वो कोई सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऐसी होती है कि वो सिर्फ कुछ ही फीचर को सपोर्ट करेगी, सारे फीचर को सपोर्ट नहीं करेगी वहां पर, तो ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज।
ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ऑब्जेक्ट तो है, लेकिन वो ऑब्जेक्ट सारे के सारे उसके फीचर को सपोर्ट नहीं करेगी। एक आता है हमारे पास में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, और एक आता है हमारे पास में ऑब्जेक्ट बेस्ड। तो फॉर एग्जांपल के लिए जावा स्क्रिप्ट, तो जावा स्क्रिप्ट में भी ऑब्जेक्ट होता है, लेकिन जावा स्क्रिप्ट ये सारे फीचर को सपोर्ट नहीं कर पाती, तो हम उसको ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की कैटेगरी में डालते हैं। तो उप्स का मतलब ये रहेगा कि उससे एक प्रिंसिपल है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उसको फॉलो करती है। यदि उसके सारे फीचर को यदि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यदि फॉलो करेगी तो उसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही। तो ये उप्स के सारे फीचर को फॉलो करती है। फिर एंड उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर सारी की सारी चीज़ें ऑब्जेक्ट होना चाहिए। एक और चीज़ है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का मतलब ये होता है कि एवरीथिंग जो है वो है ना इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट होना चाहिए। और ये जो है वो सारे के सारे प्रिंसिपल को फॉलो करती है यहाँ पर ये। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का मतलब ये होता है कि सारे के सारे ऑब्जेक्ट के फॉर्म में होना चाहिए। तो जावा जो है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम है। 99% तो बोल सकते हो उसको कि वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, मतलब सब कुछ इसमें ऑब्जेक्ट के फॉर्म में है। लेकिन एक चीज़ है जिसे ऑब्जेक्ट फॉर्म में नहीं है, वो है हमारे यहाँ पर वेरिएबल्स इन प्रिमिटिव डेटा टाइप। लेकिन सब कुछ ऑब्जेक्ट के फॉर्म में है। लेकिन प्रिमिटिव डेटा टाइप को हम लोग रेपर क्लास से भी डिफाइन कर सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट चीज़ें जो है एक्सेप्ट प्रिमिटिव डेटा टाइप हमारे पास में वो ऑब्जेक्ट फॉर्म में अवेलेबल है, इसलिए हम इसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बोल देते हैं। और ये सारे फीचर को फॉलो भी कर लेती है यहाँ पर ये। और ये यदि सारे फीचर फॉलो यदि होते हैं तो काफ़ी कन्वीनियंट रहती है किसी भी डेवलपर्स के लिए यहाँ पर ये। तो यदि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यदि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के यदि फीचर को यदि वो सपोर्ट कर रही है, तो उसका मतलब है यहाँ पर हमारे पास में कोड की क्या होती है, रियूजेबिलिटी होती है। तो इंटरव्यू के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि तुमने तुम्हारे एप्लीकेशन के अंदर प्रोग्रामिंग यहाँ पर की है, एप्लीकेशन के अंदर, तो कहाँ पर एब्स्ट्रैक्शन तुमने अचीव किया है, कहाँ पर पॉलीमॉर्फिज्म अचीव किया है, कहाँ पर इनहेरिटेंस अचीव किया है, कहाँ पर एनकैप्सुलेशन अचीव किया है। तो ये क्वेश्चन होता है कि कैसे तुमने उसको अचीव किया है तुम्हारे एप्लीकेशन के अंदर ही। तो वहाँ पर जब हम लोग प्रोग्राम राइट करेंगे, थोड़ा एप्लीकेशन राइट करेंगे, तब बताऊंगा मैं कि यहाँ पर एनकैप्सुलेशन है, यहाँ पर इनहेरिटेंस है, यहाँ पर पॉलीमॉर्फिज्म है ये। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर को सपोर्ट करती है, और उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर ये ऑब्जेक्ट है, एवरीथिंग इन द फॉर्म ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होगी वो। अदरवाइज हम लोग उसको एज ए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं बोल सकते। ऑब्जेक्ट होना भी चाहिए और ये फीचर ही फॉलो करना चाहिए उसको। लेकिन कभी किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ऑब्जेक्ट है, वो सारे के सारे फीचर फॉलो नहीं करती, तो हम उसको ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते हैं। इसमें से वो कुछ ही जो है वो फॉलो करेगी यहाँ पर। तो अल्टीमेटली इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में ऑब्जेक्ट बेस्ड में मेन जो है वो ऑब्जेक्ट क्रिएट होना चाहिए, और हमारा काम होना चाहिए जो हम चाहते हैं यहाँ पर ये। क्योंकि इसकी काफ़ी सारी हिस्ट्री रहती है, प्रोग्रामिंग पैराडाइम क्या है, उसमें से ऑब्जेक्ट है क्या है। तो जावा के पहले बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आई, एक आती थी स्मॉल टॉक। स्मॉल टॉक एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि प्योरली जावा ऑब्जेक्ट सॉरी प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है वो। उसमें प्रिमिटिव डेटा टाइप भी जो है वो भी ऑब्जेक्ट के फॉर्म में ही है, तो वो प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की कैटेगरी में आएगी वो, जावा स्मॉल टॉक। तो ऐसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, और भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आई थी इसके पहले। और वो
ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को सपोर्ट करती थी, या फिर पर्टिकुलरली प्रोग्रामिंग के पैराडाइम होते हैं। पैराडाइम मतलब सिंटेक्स को राइट करने के तरीके, जो कि मैं प्रीवियसली बता रहा था हमें। तो वो कोई चीज़ पूरी सपोर्ट कर लेती है, कुछ चीज़ जो है वो कुछ सपोर्ट नहीं करती है। तो आजकल की जो मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, उनके ऊपर कोई बैरियर नहीं लगाते हैं कि वो ये चीज़ सपोर्ट नहीं करे, वो चीज़ ये चीज़ सपोर्ट करे, ये बैरियर नहीं लगाते हैं अभी के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। अभी की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो सारे सिंटेक्स को अडॉप्ट करने की कैपेबिलिटी रखती है। जावा, जैसे जावा के अंदर जब जावा 8 फीचर आ जाए, तो जावा 8 फीचर के अंदर ये डाला है कि जावा को जो है फंक्शन प्रोग्रामिंग भी सपोर्ट करवाओ। उसको जरूरी नहीं है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ही देखो, उसके अंदर फंक्शन प्रोग्रामिंग का सपोर्ट भी डाल दिया है उनने। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड से क्या होता है कि हमारे पास में जो है वो कोड राइट करने में इजी रहता है, लेकिन फंक्शन प्रोग्रामिंग के अंदर क्या होता है कि जो हमारा डेटा है वो डेटा प्रोसेस जो होता है वो काफ़ी फास्ट होता है, और उसका सिंटेक्स हो जाते हैं वो छोटे हो जाते हैं वो। मतलब यदि किसी हर चीज़ का यदि हम लोग क्लास राइट करते रहेंगे और उसको हम लोग लॉजिक में यूज़ करेंगे, तो उसका जो सिंटेक्स है वो सिंटेक्स छोटा भी हो सकता है उसके अंदर, यदि हम लोग फंक्शन प्रोग्रामिंग कर दे। जैसे कि जावा 8 के फीचर में डाल दिया इन्होंने स्ट्रीमिंग एपीआई। अभी जावा के अंदर ये स्ट्रीमिंग का जब एपीआई डाला है, तो ये इसका मेन काम ये था कि वो सिंटेक्स को क्या करे, वो छोटा करे वो कोडिंग के अंदर। अब ये सब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर स्ट्रीम क्रिएट करते हैं और उसके अंदर अपने लॉजिक को राइट करते हैं। तो ये एपीआई बनाने का रीज़न ही यही है कि जहाँ पर, जैसे कि एग्जांपल के लिए यहाँ पर क्या है कि यदि स्ट्रीमिंग एपीआई नहीं डालें, तो ये तुमको लिस्ट ऑफ ये प्रोडक्ट है यहाँ पर, ये बहुत सारा डेटा है, ये हम डेटा स्ट्रक्चर ले रहे हैं यहाँ पर लिस्ट, इसको हम लोग प्रोसेस कर रहे हैं। अब प्रोसेस करने में हम क्या कर रहे हैं कि ऐसे लिस्ट में से ऐसा डेटा निकाल रहे हैं जिसका प्राइस लेस देन जो है वो 30,000 है, तो तुमको इतना सारा कोड करना पड़ रहा है यहाँ पर। अब ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अंदर यहाँ पर जो है वो कोडिंग को कर रहे हो ये। अब इनने क्या कर रहा है कि स्ट्रीमिंग एपीआई निकाला जावा 8 में। अब जावा 8 में स्ट्रीमिंग एपीआई यहाँ पर निकाला, तो वो जो हमारे पास में लिस्ट का जो डेटा है उसका या इस तरीके से कोडिंग किया है यहाँ पर, ये फिल्टर लगा दिया इसके इंटरनली, ये लेमडा एक्सप्रेशन और यहाँ पर जो ये लॉजिक को ने पास किया, ये सब फंक्शनल प्रोग्रामिंग के अंदर आता है। तो तो जो काम के लिए इतना कोड राइट कर रहे थे, यहाँ पर एक फॉर लूप लगा रहे थे, फिर यहाँ पर जो है भी कंडीशन है वो डाल रहे थे, वो सारा के सारा काम यहाँ पर एक लाइन के अंदर आया है यहाँ पर ये। तो फंक्शनल प्रोग्रामिंग डालने का यहाँ पर मीनिंग यही था कि जो हमारे पास में कोड है उसको कम करना है, और स्ट्रीमिंग का जो है फीचर जो डाला है यहाँ पर, स्ट्रीमिंग के एपीआई भी दिए हैं यहाँ पर ये। तो ये जो काम करते हैं वो सीपीयू के लेवल पे करते हैं, डेटा को फास्ट प्रोसेस करते हैं। तो अब ये जो फीचर जो है ये, अब ये लॉजिक को यहाँ पर पास कर रहे हैं यहाँ पर ये, अब ऐसा जावा के अंदर होता नहीं है, यदि जावा इज ए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जावा ये चीज़ अलाउ नहीं करेगा। जावा के अंदर ये बोला है कि यदि किसी के अंदर कोई पैरामीटर भी यदि तुम पास करते हो, तो वो ऑब्जेक्ट फॉर्म में ही होना चाहिए क्लास के। बट यहाँ पर ये चीज़ नहीं है, जावा 8 फीचर से लॉजिक को डायरेक्ट पास भी करा है इनने। अब ये होता है फंक्शनल प्रोग्रामिंग के अंदर आता है ये, मतलब मेथड के अंदर लॉजिक को डायरेक्ट पास कर देना। अब ये होती है फंक्शनल प्रोग्रामिंग। तो फंक्शनल प्रोग्रामिंग जो है वो, उसके अंदर जो है वो हम लोग मेथड के अंदर पास कर देते हैं लॉजिक को डायरेक्टली। ये भी जावा में अलाउ नहीं है, जावा में एवरीथिंग इन द फॉर्म ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो यदि यहाँ पर जावा के पर्सपेक्टिव से सोचे तो ये चीज़ें अलाउ नहीं रहती है ये, लेकिन जावा 8 फीचर में क्या करा, इसको अलाउ किया यहाँ पर ये। तो क्यों किया यहाँ पर अलाउ, क्योंकि सारी की सारी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो एक दूसरे के कंपटीशन में है। सभी सारी की सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को अपने सोर्स कोड को छोटा करना है। तो
अभी के समय में जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो होती है वो सब मल्टी पैराडाइम होती है। वो ऑब्जेक्ट भी फीच सपोर्ट करती है, वो फंक्शनल भी सपोर्ट करती है अप्रोच में। तो जिससे काम निकल रहा है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, वो उससे अपना काम को निकालती है वो, कि यहाँ पर फंक्शनल फंक्शनल प्रोग्रामिंग की रिक्वायरमेंट है डेटा को प्रोसेस करने में, तो वहाँ पर फंक्शनल ओरिएंटेड वाला काम डालो। यहाँ पर ऑब्जेक्ट का रिक्वायरमेंट है तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट का डालो। तो जो मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो सब सपोर्ट करती है, वो सारे के सारे कोडिंग को राइट करने के तरीके जो होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोग्रामिंग पैराडाइम, वो उसको सपोर्ट करने का है। सारी की सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो सपोर्ट करती है, इसलिए जावा जो है वो मल्टी पैराडाइम है। पाइथन है मल्टी पैराडाइम है, मतलब इसीलिए बोलते हैं कि ये जो कोड है वो अलग अलग जगह पे काम आ सकता है। जैसे पाइथन का यूज़ जो है वो डेटा साइंस में भी करते हैं, एनालिटिक्स के लिए। पाइथन का यूज़ जो है वो डेवऑप्स साइड में भी करते हैं, ऑटोमेशन करने के लिए। तो क्योंकि वो अलग अलग प्लेटफॉर्म पे सपोर्ट करती है और अलग अलग टाइप से उसमें कोडिंग कर सकते हैं यहाँ पर ये। तो अभी के समय कोडिंग को लेके कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जावा ने अपने आप को यदि रिस्ट्रिक्ट कर लिया तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को ले दी लेके वो, तो फिर एक समय के बाद में जावा फिर हो सकता है खत्म हो जाती है, अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पॉपुलर हो जाती है यहाँ पर ये। तो ये सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपस में कंपटीशन में रहती है यहाँ पर ये। तो ये सब जो है वो, इसमें कंफ्यूजन ही होना है, कोडिंग करते जाते हैं तो क्लियर होता जाता है। जस्ट क्या होता है कि सिंटेक्स राइट करने के तरीके चेंज होते हैं, काम सेम ही होता है। जावा यदि में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है तो उसमें एनी ऑफ ऑब्जेक्ट बनेगा ही बनेगा, और ऑब्जेक्ट आपस में कम्युनिकेट करेंगे। यदि वो सब प्रिंसिपल को फॉलो कर रहे हैं यहाँ पर ये, तो वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम को वो फॉलो करते हैं। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का मतलब होता है एवरीथिंग इन द फॉर्म ऑफ द ऑब्जेक्ट। बट जावा के अंदर जो है प्रिमिटिव डेटा टाइप का एक थोड़ा सा वो है, लेकिन सिर्फ एक ही जगह पर प्रॉब्लम है। हम ये नहीं बोल सकते हैं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं है, पार्शली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बोलते हैं कई बार ये, बस वो प्रिमिटिव डेटा टाइप के कारण बोलते हैं। लेकिन ये जावा के अंदर तुमको ऑब्जेक्ट से डील करना है, हर काम के लिए ऑब्जेक्ट बनाना है, क्लास क्रिएट करना है यहाँ पर। इवन जावा के अंदर ये जो फंक्शनल प्रोग्रामिंग का फीचर डाला जो है ये, इसके पीछे भी ऑब्जेक्ट ही काम करता है। ये सिंटेक्स के पीछे भी जावा का ऑब्जेक्ट ही है यहाँ पर, ये वो दिख रहा है फंक्शनल प्रोग्रामिंग ये। तो मैं जावा 8 के बारे में बताऊंगा जब मैं बताऊंगा ये कि ये सिंटेक्स दिखने में बस वो फंक्शनल प्रोग्रामिंग का, लेकिन उसके पीछे ऑब्जेक्ट ही है वो। तो यहाँ पर जो है वो एज ए यहाँ पर जो है वो, बस ये ध्यान रखो कि ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को ये क्या करता है, जावा सपोर्ट करती है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का मतलब होना का मतलब ये होता है कि सब कुछ ऑब्जेक्ट के फॉर्म में होना चाहिए, एवरीथिंग। और ऑब्जेक्ट उप्स को का यहाँ पर प्रिंसिपल को जो है वो फॉलो करने का मतलब ये होता है कि वो सारी चीज़ें जो है ये फॉलो करता है वो। एब्स्ट्रैक्शन, पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस, एनकैप्सुलेशन। तो ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसमें यहाँ पर सब कुछ जो है वो ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के फॉर्म में हो तो हम उसको बोलेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। और उप्स के सारे फीचर को फॉलो कर रहा है तो हम उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। और यदि सारे फीचर को फॉलो नहीं करता तो हम उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग। तो यहाँ पर ये है जो वो जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो उप्स को फॉलो करती है। फिर जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो सिक्योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब सिक्योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो इसलिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है कि यहाँ पर जो बीच में आता है जेवीएम, पहली बात, हम कोड यहाँ पर नहीं राइट कर रहे हैं, हम एग्जीक्यूट नहीं कर रहे, हमारे बिहाफ में जेवीएम कर रहा है। दूसरी चीज इसके अंदर आता है बाइट कोड। तो ये जो कोड है, एक तो ये दिखेगा नहीं डेवलपर्स के अलावा, जब एग्जीक्यूशन होगा तो वो डॉट क्लास फाइल होगी, और हम क्लाइंट के साथ में डॉट क्लास फाइल सेंड करते हैं। तो जो एग्जीक्यूशन में रहता है, जो सर्वर पे रहता है, वो पहली बात वो बाइट कोड रहता है, और दूसरी बात जो है वो प्रोग्रामिंग के अंदर कोई पॉइंटर नहीं है। तो वो यहाँ पर एक बाइट कोड है और ये यहाँ पर एक पॉइंटर है, तो यहाँ बाइट कोड जो है वो एग्जीक्यूट होता है और कोई पॉइंटर उसके अंदर है नहीं।
सब जेवीएम के अंदर चल रहा है, मेमोरी मैनेजमेंट जो है ये। अब सी सी प्लस प्लस के अंदर होते हैं पॉइंटर, और पॉइंटर में क्या होता है, यदि किसी भी डेटा का मेमोरी का एड्रेस मिल गया तो दूसरे डेटा पे अप्रोच हो जाएगी वहां से। तो जब ये कोडिंग करते हैं तो हम लोग प्रोग्रामिंग के लेवल पर मेमोरी का एड्रेस निकालते हैं। ये मेलॉक केलॉक का काम है, वो यही है। तो हम डेटा खुद क्रिएट करते हैं, तो मेमोरी एड्रेस भी हमारे पास में प्रोग्रामिंग के लेवल पे अवेलेबल है। बट यहाँ पर प्रोग्रामिंग करोगे तो पॉइंटर ही नहीं है, मतलब मेमोरी का कोई एड्रेस हमारे प्रोग्रामिंग के लेवल पे आएगा ही नहीं यहाँ पर। ये जो रहेगा सिर्फ बिजनेस लॉजिक रहेगा, और जो भी मेमोरी रिलेटेड थिंग्स है वो सब जेवीएम इंटरनली देखेगा। हम तो डॉट क्लास फाइल बना के यहाँ पर छोड़ देंगे, हमारे प्रोग्रामिंग के लेवल पे मेमोरी मैनेजमेंट है ही नहीं, तो हमारे पास में एड्रेस नहीं आने वाला है ये। तो एक भी यदि डेटा का एड्रेस आ जाता है तो फिर दूसरे डेटा पे अप्रोच कर सकते हैं वहाँ पर ये। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे काफ़ी सारी सिक्योरिटी होती है। इंडस्ट्री के अंदर तो काफ़ी सारे सिक्योरिटी टूल लगाते हैं, ताकि कोई हैक नहीं कर ले, कोई डेटा रीड नहीं कर ले, कोई मेलिशियस कोड नहीं इंजेक्ट कर दे यहाँ पर ये, कोई प्रोग्राम को इंजेक्ट नहीं कर दे, कोई एसक्यूएल को इंजेक्ट नहीं कर दे यहाँ से एज ए इनपुट। तो काफ़ी सारे टूल होते हैं उसके लिए, आगे बात करेंगे हम ये। अभी हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे जो है वो सिक्योरिटी देख रहे हैं यहाँ पर। तो ये यहाँ पर बाइट कोड है, वो रीड नहीं होगा, और ना कोई पॉइंटर है प्रोग्रामिंग के लेवल पे। फिर जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से जो मेन जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड के लिए जो है वो ज़्यादा फेमस है, डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन के लिए, जहाँ पर क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर होता है। फिर ये है पोर्टेबल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पोर्टेबल का मीनिंग ये है कि इसको हम लोग एक बार किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पर राइट कर सकते हैं, कंपाइल कर सकते हैं, और उसके बाद में हम लोग उसको दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम पे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। हाँ, यही होता है कि इसको डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम पे भी क्या कर सकते हो, एग्जीक्यूट करवा सकते हो। अब हम एज ए डेवलपर जो काम करते हैं हमारे कोड पे, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में करते हैं, लेकिन वो जब वो एनवायरनमेंट में एग्जीक्यूट होते हैं तो हमारे सोर्स कोड जो है वो एनवायरनमेंट में वहाँ पर एग्जीक्यूट होता है वहाँ पर ये। तो वहाँ पर भी पहले कोड हमारा कंपाइल होता है, फिर रन होता है। तो सोर्स कोड को राइट करने के पर्सपेक्टिव से हम लोग एज ए किसी ऑपरेटिंग सिस्टम पे डिपेंड नहीं है। हमारा एक ऑपरेटिंग सिस्टम का राइट किया हुआ जो कोड है वो दूसरे पे भी चलेगा, बट हमको क्या करना पड़ेगा, उसको कंपाइल करवाना पड़ेगा दूसरे पे सोर्स कोड को, या अपना कंपाइलेशन फाइल भेजो दूसरे पे। तो ये चीज़ें जार के फॉर्म में भेजते हैं, और एक एप्लीकेशन के लेवल पे क्या होता है कि एक प्रोग्राम में नहीं रहता है, काफ़ी सारी जावा क्लासेस रहती है। तो वो इन द फॉर्म ऑफ जार ही हम लोग सेंड करते हैं, इन द फॉर्म ऑफ वॉर भी हम लोग सेंड करते हैं। आगे देखेंगे सभी, अभी बिल्ड टूल में मेवन के बारे में बताऊंगा इसमें ये, और कैसे हम लोग जार फाइल क्रिएट करते हैं एप्लीकेशन के लेवल पे। ये जार फाइल क्रिएट करने की हमारे पास में कमांड है, CVS। तो एक्चुअली में तो हम एज ए रियल टाइम में ये सब कमांड यहाँ पर चलाते नहीं है। एक ओरेकल की साइट पे देखो, तो यहाँ पर कैसे जो है वो जार फाइल क्रिएट करते हैं यहाँ पर ये। तो ये कमांड से क्रिएट करोगे यहाँ पर ये। तो JDK में जाके जहाँ पर भी हमारे पास में उसको क्रिएट करना है, तो ऐसा क्रिएट करोगे यहाँ से ही।
ये वाली कमांड है, वर्बोस फाइल, क्रिएट वर्बोस फाइल। तो या तो हम कमांड से क्रिएट करते हैं, फिर जो भी डॉट क्लास फाइल है जो उस जार फाइल में रखना है उसको रखते हैं, बट ऐसा करते नहीं है कमांड से इंडस्ट्री में। फिर दूसरा तरीका हमारे पास में है कि हम लोग आईडी से करें। सब कुछ है आईडी के अंदर, सब कुछ है। ये तो कमांड वगैरह जो चला रहे हो ये सब इनिशियली लेवल पे चलाना है, जब लर्निंग कर रहे हैं। बट सारी चीज़ें जो होती है हमारे पास में वो सब हमको आईडी के लेवल पे अवेलेबल है, वही बता रहा हूँ मैं। एक्लिप्स को ही एनहांस करके एसटीएस बनाया है। एसटीएस जो होता है वो उसके अंदर स्प्रिंग के एप्लीकेशन की फीचर अवेलेबल बहुत अच्छे से होते हैं। एक्लिप्स कोई एक्सटेंड करा है वो, ताकि वो स्प्रिंग बूट की प्रोग्रामिंग जो है, स्प्रिंग की प्रोग्रामिंग जो है वो रेडीमेडेड उसके काफ़ी सारे फीचर इसके अंदर डाले हुए हैं। तो अब यहाँ पर जो भी एप्लीकेशन है, तो यहाँ पर उस पर राइट क्लिक करते हैं, तो इसका यहाँ पर आता है बनाने के लिए। ये है एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट निकालने का मतलब ही यही है कि तुमको यदि इसका जार बनाना है, वॉर बनाना है, तो यहाँ पर जार फाइल बनाना है यहाँ पर ये। तो वो कमांड यदि नई कमांड से नहीं, यदि नहीं बनाना है तो ऐसे बना सकते हो। तो जितनी भी इस एप्लीकेशन के लेवल पे क्लास फाइल है उसकी यहाँ पर वो उस पर्टिकुलरली जार फाइल में आ जाएगा वो। फिर ये दूसरा तरीका हो गया, लेकिन इंडस्ट्री में ये तरीका भी यूज़ नहीं करते हैं हम लोग बिल्ड बनाने के लिए। हम लोग इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं टूल जिसका नाम है मेवन। ये एक रियल टाइम टूल है मेवन, इसको यूज़ करते हैं। तो ये रियल टाइम टूल की क्लास में मैं इसका डिटेल दूंगा ये क्या होता है ये। तो मेवन टूल का काम है एप्लीकेशन के लेवल पर डिपेंडेंसी होती है। तो एक एप्लीकेशन को रन करने के लिए जो जो भी थर्ड पार्टी डिपेंडेंसी लगती है, जैसे कि स्प्रिंग बूट में, स्प्रिंग में एप्लीकेशन क्रिएट करोगे उसके पहले हमको स्प्रिंग से रिलेटेड जितनी भी जार फाइलें हैं वो सब चाहिए हमें, उसको बोलते हैं हम लोग डिपेंडेंसी। तो ये उसको डाउनलोड करता है। तो मेवन टूल है जिसका काम है सब करने का, डिपेंडेंसी को डाउनलोड करने का। फिर एप्लीकेशन के लेवल पे क्या होते हैं कि मेवन के अंदर हमको उस टूल से जो भी करवाना है हम उसको कॉन्फ़िगर करते हैं। तो मेवन से पहले तो हम लोग मेवन जो टूल है वो डिपेंडेंसी को डाउनलोड भी करता है। मेवन जो टूल है वो क्रिएट द प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट को भी क्या करता है, क्रिएट करके रहता है। इस पर रिक्वायरमेंट यदि हम लोग यदि स्टैंडअलोन प्रोजेक्ट बना रहे हैं, या हम लोग कोई वेब प्रोजेक्ट बना रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड कैटेगरी का प्रोजेक्ट बना रहे हैं, उसको हम लोग वेब प्रोजेक्ट बोलते हैं। वो वेब सर्विसेज भी हो सकता है, वेब एप्लीकेशन भी हो सकता है। तो ये मेवन टूल करके देता है ये हमको, ये डाउनलोड द डिपेंडेंसी। फिर ये मेवन को बोलोगे कि जे यूनिट एग्जीक्यूट करना है तो जे यूनिट एग्जीक्यूट भी करके देगा वो। काफी सारे काम ये टूल करता है, जो भी करवाना चाहे हम उसको उसको बताना पड़ता है यहाँ पर। तो उसका मेन काम है बिल्डर बनाने का।
अब तुमको जार फाइल बनाना है, वॉर फाइल बनाना है, ये हमारे पर डिपेंड करता है। तो हम ये टूल का यूज़ करते हैं क्योंकि इंडस्ट्री के लेवल पे हमें काफ़ी सारी चीज़ें करवाना है। तो हम लोग मैनुअल एप्लीकेशन क्रिएट नहीं करते हैं। एप्लीकेशन जब हम लोग प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं हमारी आईडी के अंदर, तो हमारे पास में दो अप्रोच है। एक है कि आईडी के अंदर जाओ, न्यू करो और अपना प्रोजेक्ट क्रिएट करो डायरेक्टली। ये जावा के अंदर यहाँ पर जाओगे, जावा का प्रोजेक्ट क्रिएट करो। यदि तुमको वेब प्रोजेक्ट क्रिएट करना है तो फिर वेब प्रोजेक्ट डायरेक्ट क्रिएट करो, वहाँ पर ऑप्शन आता है। वेब का भी वो डायनामिक प्रोजेक्ट आता है उसमें ऑप्शन, इसमें आ नहीं रहा है। लेकिन हमको जो स्ट्रेट फॉरवर्ड वाला है उससे हमको क्रिएट नहीं करना है। हमको ऑलवेज जो है प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, वो मेवन की हेल्प से करना है। हमको मेवन प्रोजेक्ट क्रिएट करना है यहाँ पर ही, इसके अंदर जो ऑप्शन दिख रहे हैं यहाँ पर ये मेवन मेवन एक टूल है, वो टूल से प्रोजेक्ट क्रिएट करवाना है हमको। ये आईडी वाले आईडी बेस्ड प्रोजेक्ट क्रिएट नहीं करना है। तो ये मेवन से प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं, मेवन से प्रोजेक्ट कैसे बिल्ड करते हैं, वो मेवन टूल के अंदर आता है। तो हमारे जावा के जो रियल टाइम टूल है उसके अंदर ही ये पहला टूल है मेवन। इस नहीं, इंटीग्रेटेड भी आता है। यहाँ पर मेवन जो है मिलेगा वो हमको इंटीग्रेटेड भी मिलेगा। और मेवन डाउनलोड भी करना, यहाँ पर हम लोग डाउनलोड भी कर सकते हैं। ये जो रिलीज है, ये टूल है, ये टूल का काम है ये। इसका जाके नोट्स पढ़ो क्या करता है, व्हाट इज मेवन, मेवन का क्या क्या ऑब्जेक्टिव है यहाँ पर ये। मेवन का काम क्या है, ये मेवन क्यों बनाया है यहाँ पर ये। तो ये प्रोजेक्ट को बिल्ड करने के लिए, प्रोजेक्ट की डिपेंडेंसी डाउनलोड करने के लिए, ये क्या होती है, ये कॉमन प्रोसेस होती है ऑल प्रोजेक्ट के लिए। यदि नई मेवन यूज़ करोगे तो वो एडिशनल एफर्ट लगाने पड़ते हैं, वो तो हमको एफर्ट नहीं लगाना पड़े। तो बेसिकली क्या है कि मेवन की एक सेंट्रल रिपोजिटरी है जहाँ पर सारी की सारी जार फाइलें अवेलेबल है। एक प्रोजेक्ट को रन करने के लिए जो भी हम लोग थर्ड पार्टी लाइब्रेरी यूज़ करते हैं वो सब यहाँ पर अवेलेबल है ये। तो हमको यहाँ से डाउनलोड करो उसको, फिर अपने प्रोजेक्ट में डालो, डाउनलोड करो अपने प्रोजेक्ट में डालो, ये सब काम नहीं करना है। तो हम क्या करते हैं कि उसके अंदर डिपेंडेंसी का कॉन्फ़िगरेशन कर देते हैं एक जगह पर, जिसको हम लोग बोलते हैं जैसे पॉम डॉट एक्सएमएल। तो ये उठाए के जो उसका नाम है ये प्रोजेक्ट ऑब्जेक्ट मॉडल, मतलब प्रोजेक्ट को जो भी करवाना है वो सब यहाँ पर बताओ, उसको मेवन करके देगा हमारे बिहाफ पे। तो इसको हम लोग बिल्ड टूल बोलते हैं। तो मेवन भी टूल है, ग्रेडल भी टूल है, बट ज़्यादा फेमस तो मेवन ही है। ग्रेडल के अंदर मेवन ही काम करता है। तो ये जो यहाँ पर रिपोजिटरी है, इससे मेवन इंटीग्रेट होता है। ये अब मेवन जो है ये थर्ड पार्टी भी डाउनलोड होता है ये। और मेवन आई ग्रेडल भी यूज़ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिफरेंस डिफरेंस कोई उसमें ये नहीं है कि ये यहाँ पर जो है वो ग्रेड ये वो ये काम नहीं करता, वो भी सेम काम करता है, उसका सिंटेक्स छोटे हो जाते हैं वहाँ पर। वो ग्रेडल जो होता है वो अ, उसमें कॉन्फ़िगरेशन एक्सएमएल बेस्ड नहीं रहता है, उसमें रूबी बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन रहता है, उसके सिंटेक्स छोटे होते हैं। यस। कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों बिल्ड टूल है। बस डिफरेंस यही आएगा कि यहाँ पर एक्सएमएल बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन नहीं रहेगा, वहाँ पर रूबी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन रहता है, और वो सिंटेक्स एक्सएमएल से छोटा होता है। तो यहाँ पर पॉम डॉट एक्सएमएल है, वैसे ये ग्रेडल के अंदर जो है वो ग्रेडल फाइल होती। जनरली नहीं करते हैं, किसी किसी इंडस्ट्री में करते भी हैं। तो कुछ उसमें कोई मेजर डिफरेंस नहीं आएगा उसमें ये।
ये ग्रूवी। यहाँ पर वो इसलिए करते हैं कि यहाँ पर जो है वो ये एक्सएमएल बेस्ड है, ये फाइल, ये जो है ये ग्रूवी लैंग्वेज बेस्ड फाइल है यहाँ पर ये। तो उसमें कोड छोटा भी राइट होता है और कुछ उसके एडवांटेज भी होंगे यदि उसको यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पर एडवांटेज दिए हुए हैं यहाँ पर ये। बट काम दोनों के सेम ही है, दोनों बिल्ड टूल है। अब आप यहाँ पर दोनों का अपना अपना मीनिंग है यहाँ पर ये। गोल बेस्ड, टास्क बेस्ड। तो मुझे पहले मेवन को डिटेल में बताना पड़ेगा। मेवन अपने आप में एक टॉपिक ही है ये। तो अभी तो हम क्या करते हैं कि मेवन को हम लोग यहाँ से क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पर क्या हमारा मेवन बेस्ड प्रोजेक्ट हम क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर जो होते हैं डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पर प्लगइन डलते हैं। प्लगइन का अपना अपना गोल होता है। फिर उसके अंदर गोल होते हैं, उसका मीनिंग क्या होता है। तो ये सब मेवन में अंडरस्टैंड करना पड़ता है ये। देखो ये मेवन प्लगइन है ये। तो इसका मीनिंग ही अपना है कि फिर मेवन के अंदर जो होते हैं, मेवन की लाइफ साइकिल होती है। और देखना है यदि मेवन के बारे में आइडिया चाहिए तो मेवन का सिंबल दिखेगा यहाँ पर। 2-3 सेशन मैंने बताया है काफी डिटेल में मेवन। हाँ, जावा रियल टाइम प्रोजेक्ट है ये जो अ, जिसमें मतलब सिंपल प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट होता है, वेब प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट होता है, माइक्रो सर्विसेज बेस्ड प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट होता है। ये पूरा इंडस्ट्री बेस्ड है ये, जिससे काम होता है। देखो ये यहाँ पर ये मेवन का सेशन लिया है मैंने 19 से ही। तो मेवन को डाउनलोड करना पड़ता है। डाउनलोड करने के बाद में मेवन का काम क्या है, किसी एक प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर क्या होता है मेवन में, इसका काम क्या है यहाँ पर ये। फिर हम लोग इसके अंदर पॉम डॉट एक्सएमएल क्या है, पॉम डॉट एक्सएमएल के अंदर क्या होते हैं, गोल्स होते हैं। तो कैसे डिफाइन करते हैं उन गोल्स को, उसके मीनिंग क्या है, बिल्ड का मीनिंग क्या है उसमें। आइडिया लग जाएगा, बहुत डिटेल में है वो। ये पूरा मैवन का बारे में, ये उसका लाइफ साइकिल प्रोसेस क्या है, उसका क्या क्या होता है, और कौन कौन सी कमांड जो इंडस्ट्री के लेवल पे हम मैंडेटरी हमें पता होना चाहिए ये। आइडिया के लिए देख लो, मैं तो बताऊंगा ही। तो
क्योंकि इस समय क्या होता है, जब हम लोग प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं तो प्रोजेक्ट क्रिएट करना काफ़ी अभी इजी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। इंडस्ट्री में प्रोजेक्ट क्रिएट करना काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है अभी इस समय। लेकिन वो स्ट्रेट फॉरवर्ड जब भी है जब ये एफर्ट लगा के आए हों, पहले कोर जावा, एडवांस जावा, रियल टाइम टूल, उस पे हैंड्स ऑन हो गया है, तब फिर स्ट्रेट फॉरवर्ड है। लेकिन वहाँ तक आने के लिए भी ये सब एफर्ट लगाने पड़ते हैं इनिशियली। क्योंकि स्प्रिंग बूट ने अभी जो है वो काफ़ी चीज़ें क्या कर दी है, स्ट्रेट फॉरवर्ड कर दी है, फास्ट कर दी है। तो जस्ट हमको एप्लीकेशन को क्या करना है, क्रिएट करना है और अपने बिजनेस लॉजिक पे काम करना है। लेकिन उसके बिहाइंड द सीन जो भी उन्हें रेडीमेड कोड बना के रखा हुआ है, वो जब भी समझ में आएगा जब हम लोग इसे सब कुछ हमने यहाँ पर अंडरस्टैंड किया हो, कुछ प्रोजेक्ट पे काम किया हो। तो यहाँ पर देख रहे थे हमारे पास में जावा जो है वो एज ए पोर्टेबल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। यहाँ का कोड वहाँ भी रन करवा सकते हो और दूसरे प्लेटफॉर्म पे भी कंपाइल करवा सकते हो यदि उसके पास में जेडीके है तो ये। अब सबसे मेन जो चीज़ है इसके अंदर ये है, डायनामिक। सबसे ज़्यादा जरूरी, जावा के अंदर जो मेमोरी का जो क्रिएशन होता है सब रन टाइम पर होता है, कंपाइल टाइम पे कुछ भी नहीं होता है। मेमोरी विल गेट क्रिएटेड एंड रन टाइम, जब प्रोग्राम रन होगा जब भी मेमोरी क्रिएट होगी। सी सी प्लस प्लस में था स्टैटिक मेमोरी क्रिएशन। यहाँ पर कंपाइल टाइम पे मेमोरी डिसाइड होती थी, रन टाइम वाली मेमोरी वही होती जो मेलॉक के लॉक की होती थी। बट यहाँ पर क्या है, वो डायनामिक है। यहाँ पर रन टाइम पे मेमोरी क्रिएशन होगा और मेमोरी विल बी फ्री यूजिंग गार्बेज कलेक्टर। तो ये सब इंटरनली रहता है इसके अंदर जो मैनेज होता है यहाँ पर ये। तो ये इसके फीचर है। अब हम कल इसको डाउनलोड करते हैं और प्रोग्राम को हम लोग क्रिएट करना स्टार्ट करते हैं ये। तो वहाँ पर देखेंगे कि को जावा कोड को राइट करने क्या रूल्स है, कैसे क्या सोर्स फाइल होती है, एक एक कीवर्ड का क्या क्या मीनिंग है उसके अंदर ये। तो हम उसको देखते हैं नेक्स्ट सेशन में।